हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्पेशल जो कि जीएस पेपर 1 में हम लोग देखेंगे तो साफ साफ यूपी के सिलेबस में लिखा गया है लास्ट के पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स पे कि वो यूपी से स्पेशल क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जीएस पेपर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन यूपी स्पेशल बेस्ड पूछ रहे हैं। इनकी संख्या वो वृद्धि भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 2 ही 3 पूछेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पर पेपर में यूपी स्पेशल का मिलने वाला है, मिनिमम पेपर मिलने वाला है। ठीक है, मैं जीएस पेपर 1 एक दिन डिस्कस भी किया था, तो मैंने उसमें दिखाया भी था कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आ कैसे रहे। ठीक, उसी के सिलसिले में या हम लोग कह सकते हैं कि उसी सिलेबस के अलग के पॉइंट्स जो यूपीएससी से अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 2 क्लासेस इसमें ले चुके हैं, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल की जीएस पेपर 1 से स्पेशल क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग जनजातियों से संबंधित, जो उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे और उन संभावनाओं में से एक क्वेश्चन पे डिबेट कर लेंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनजातीय समुदाय, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं आप लोग को जनजातीय समुदाय को साइड में लिखता हूं। ध्यान देंगे, जनजातीय समुदाय को मैंने साइड में लिख दिया। ठीक, अब ध्यान देंगे, इंट्रो अगर यूपी स्पेशल बेस्ड क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में रख लेना है भैया कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जितनी जनजातियां पाई, जितनी प्रतिशत संख्या के अनुपात में जनजातियां पाई जाती हैं, वो आपको इंट्रो में मेंशन कर देना है। कभी भी उत्तर प्रदेश की जनजातियों पे क्वेश्चन है, आपको यही मेंशन करना है। अच्छा, हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए जनजातियों से बेस्ड, आपको यही इंट्रो लिखना है। अब देखिए, जनजातीय समुदाय क्या है? जनजातीय समुदाय एक पिछड़ी समुदाय है, वंचित समुदाय है। तो एक तो क्या है कि पिछड़ी और वंचितों की अपनी खास समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं के कारण वो मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी समस्याओं पर चर्चा करिए। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि समस्याएं हैं, तो आप एक एसडीएम बनने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है भैया कि समस्याओं का समाधान आपको पता होना चाहिए। तो इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, दूसरी संभावना है। ठीक है, तीसरी क्या है? तीसरी, उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनकी कुछ खास विशेषताएं हो सकती है। उनकी जो खान पान की संस्कृति है, डांसिंग संस्कृति, यानी हम लोग कह सकते हैं इनके कल्चर में एक कुछ विशेषताएं हो सकती है जो भारत के अन्य क्षेत्र की जनजातियों से डिफरेंट हो। तो एक तो इनकी विशेषताओं बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, विशेषताओं आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसी समाधान की जगह पे या फिर वो पूछ सकता है सरकारी प्रयास कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है। क्वेश्चंस इसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब मैं बता दूं, 2019 में जनजातीय समुदायों पे यूपी में क्वेश्चन आया था कि भैया जनजातियों के विकास में मूल बाधाएं क्या हैं, इस पे चर्चा करिए। यानी जनजातियों के विकास में जो मूल बाधाएं हैं उन पे चर्चा करने के लिए आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो जो मूल बाधाएं हैं वही तो समस्याएं हैं। तो यानी यूपी पीसीएस क्वेश्चन यहां पूछ चुकी है। ठीक है, यूपी पीसीएस यहां क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, एक चीज ध्यान देंगे, वंचित समूहों पर कभी भी क्वेश्चन बने, वंचित समूहों पर कभी भी क्वेश्चन बने। वंचित समूह कौन कौन से हो गए? वंचित समूह हो गई आपकी महिलाएं, चाहे वो अपर कास्ट की हो चाहे वो लोअर कास्ट की हो। सॉरी, महिलाएं लिख दिया। ठीक है, महिलाओं से माफी है। ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई है। महिलाएं वंचित समूह में सेकंड क्या हो गया? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और वंचित समूह में तीसरे क्या हो गए? जिन पे क्वेश्चंस बेस्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, यही वंचित समूह है। ध्यान देंगे, वंचित समूहों की जो समस्याएं हैं 95% समस्याएं वही हैं जो यूपी में समस्या है, और वही समस्या है जो भारत के अन्य जगहों पे है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो उत्तर भारत में कहीं हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो साउथ में हो। ठीक, कहीं भी समस्या हो, इन सभी की समस्याएं सेम है। महिलाओं की सब जगह सेम समस्या है कि एजुकेशन में इनकी भूमिका बहुत कम है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कहीं भी हो। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम शिक्षित हैं हर जगह पे। महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने जाता है। महिलाओं को जो पे है, जो उनका हम लोग कह सकते हैं दिन भर काम करने की जो सैलरी है, वो हर जगह पे कम है।
ठीक है, महिलाओं को कार्यस्थल पर और जो हम लोग कह सकते हैं जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जगह करना पड़ता है, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत हो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ भी सेम समस्याएं हैं, हर जगह इनकी सेम समस्याएं हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की चूंकि अपनी खुद की एक भौगोलिक स्थिति है, खुद की भौगोलिक स्थिति है, और यही कारण है कि इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ नवीन समस्याओं को जन्म देती है, कुछ नवीन समस्याओं को जन्म देती है। आप जब आंसर लिखिए तो एक चीज अपने दिमाग में बस सोच लीजिएगा कि क्या आंसर में भौगोलिक कारणों से रिलेटेड कोई समस्या दिखा सकते हैं या भौगोलिक पॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या दिखा सकते हैं। इसी को दिखाते ही आपका आंसर यूपी स्पेशल बेस्ड बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा था इसको। अच्छा, यहां तक मेरी बात समझ में आई तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया इतनी चीज समझ में आ गई। अब ध्यान देंगे तो सीधी सी बात क्या है कि समस्याओं पे चर्चा पूछ चुकी है। कल को अगर क्वेश्चन ये पूछ दी कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों की क्या समस्या है, तो सेम समस्या है, सेम समस्या है आपको। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सरकारी प्रयास और समाधान, आप लोग यहां पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को काम दूंगा कि एक बार गूगल करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट की अनुसूचित जाति से संबंधित क्या क्या एफर्ट्स किए गए, या उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे देख लेंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विभाग है उसने क्या क्या प्रयास किया। एक दो पॉइंट्स देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, कुछ काम आप लोग को देता हूं। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा मैं गूगल का काम आप लोग को दे रहा हूं, सिंपल सा गूगल करना है। सेकेंड चीज, मैं यहां पे एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। कई जगह पे आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है को आ रहा हो तभी आप लगाएं, दिमाग लगा के भी लगा सकते हैं। अब सपोज कि आपको सरकारी प्रयास नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है भैया उत्तर प्रदेश का, और क्वेश्चन यूपी स्पेशल बेस्ड पूछ दिया। ध्यान देंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है वो दो प्रकार की योजना होती है। एक योजना क्या होती है, केंद्र प्रायोजित होती है, और दूसरी जो योजना होती है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। ठीक, जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में यहां पे सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है। लेकिन यहां पे ओनली सेंटर, केवल केंद्र सरकार 100% यानी इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन यहां पे रेशियो 50-50 का भी हो सकता है, यहां पे रेशियो 60-40 का भी हो सकता है, यहां पे रेशियो 70-30 का भी हो सकता है, यहां पे रेशियो 75-25 का भी हो सकता है, यहां पे रेशियो ध्यान देंगे 80 और 20 का भी हो सकता है, यहां पे रेशियो 90 और 10 का भी हो सकता है। प्रायः जो यह रेशियो पाया जाता है यह किस क्षेत्र के लिए पाया जाता है, ध्यान देंगे तो यह रेशियो क्या है, पर्वतीय प्लस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट और राज्यों के लिए। यानी जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं वहां पे अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में चल रही हैं तो वहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% भूमिका अदा करती है। इस चीज को ध्यान देंगे। मैं पहले सेंटर की लिखा हूं कंट्रीब्यूशन, धीरे धीरे मैं सेंटर की कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा हूं, स्टेट की घटा रहा हूं। ठीक है, ये भागीदारी हो सकती है। अब समझिए, जो ये योजनाएं हैं इनमें क्या स्टेट की भागीदारी नहीं है। अगर ये योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो कि एसटी बेस्ड हो, अनुसूचित जनजातियों पर आधारित हो, आपको ये पता हो कि भैया ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये योजनाएं क्या है, अनुसूचित केंद्र प्रायोजित है, आप उन सभी योजनाओं को मेंशन कर सकते हैं सरकारी प्रयास में, क्योंकि कम से कम 85% सही, 40% सही, 30% सही, 25% सही, लेकिन स्टेट की भूमिका है। और स्टेट की भूमिका है मतलब स्टेट ने प्रयास किया है, समझ गए। तो ऐसे में आप लोग सरकारी प्रयास में दिखा सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं अब तक समझाना क्या चाह रहा था। मैं ये समझाना चाह रहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर आपको सरकारी प्रयास नहीं आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हो उनका नाम लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा।
अब उम्मीद करता हूं मैं जो मेरे समझाने का प्रोसेस था वो समझ गए होंगे और जो मेरा मतलब था। अब बात आती कि भैया विशेषताओं पे क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस अभी नहीं पूछी है, तो एक यही चांस बन रहा है जिसको हम लोग 5 स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं कि यहां से यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जब यूपीपीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियां जो हैं उनका नाम याद रखना चाहिए, कुछ तो नाम आपको याद रखना चाहिए, कम से कम ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 120 शब्द में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर सिंगल डायमेंशनल क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 120 शब्द में क्वेश्चन पूछेगा। समझिए, तो जब क्वेश्चंस आपका 120 शब्द में पूछेगा तो आपके पास आंसर लिखने की कितनी प्रोसेस होती है भैया? हम लोग इंट्रो लिख सकते हैं, हम लोग मेन बॉडी लिखेंगे और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। यही हमारे पास 3 क्या है? मेथड है, इसी को लिखना है। तो 120 शब्द में आप कितना भी, अगर 10% केवल आप लोग इंट्रो लिखेंगे तो भी 15 to 20 वर्ड का क्या हो जाएगा? इंट्रो हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से कभी भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग जो 2011 की जनगणना में इनकी हिस्सेदारी है वहीं से इंट्रो स्टार्ट ले लें, ठीक है। इसलिए इंट्रो वहीं से स्टार्ट ले लें। मेन बॉडी हमेशा डिमांड के अनुसार बनती है। यहां पे डिमांड क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के जनजातीय समुदाय हैं उनकी विशेषताओं पर चर्चा करना है। तो ध्यान देंगे, तो आपको पहली बात तो उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातीय समुदाय के नाम पता रहने चाहिए, ठीक है, कुछ नाम पता रहने चाहिए। अच्छा, ध्यान देंगे, कुछ हम लोग प्री में ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड कुछ फैक्चुअली क्वेश्चन हम लोग प्री में पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो हम लोग आंसर याद करते हैं थारू। तो एक तो जनजाति हो गई थारू उत्तर प्रदेश की। हम लोग एक क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जिसकी लैंग्वेज कर्कश है, उसका आंसर हम लोग को क्या मिलता है? उसका आंसर हमको मिलता है शायद खैरवार जनजाति है वो, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं ताकि फैक्ट कुछ गलत ना आप लोग के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं सही हूं, ठीक, चलिए सही है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूं कि खैरवार जनजाति क्या है, यहाँ पे देखिए हेडिंग भी है खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति की जो लैंग्वेज होती है वो कर्कश होती है। ये हम लोग यूपीपीसीएस के प्री में भी याद करते हैं। तो यानी हमारे दिमाग में एक तो जनजाति का नाम खैरवार भी चलता है। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जनजाति महिगिरी है, ठीक है, महिगिरी है, जो कि क्या होती है, जिसकी लैंग्वेज क्या होती है, जिसकी जो मुस्लिम धर्म की फॉलोवर होती है, महिगिरी जनजाति, महिगिरी या इसी को महिगीर भी कहते हैं, ठीक है। तो बात वही है, चलिए महिगीर लिख लीजिए एक। तो कम से कम प्रीलिम्स का ही सही महिगीर जनजाति का भी हम लोग नाम सुनते हैं। और एक जनजाति का नाम हम लोग और सुनते हैं, उस जनजाति का नाम है बुक्सा। बुक्सा जनजाति के बारे में हम लोग प्री में पढ़ते हैं कि वो कौन सी जनजाति है जहां पे अनुलोम प्रतिलोम और विवाह होते हैं, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह को किस जनजाति में होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या है, देखिए अनुलोम प्रतिलोम अंतरजातीय, ये सारे विवाह को फॉलो कौन करती है? बुक्सा जनजाति, ठीक है। और यहां एक माना था एक बदला विवाह भी यहां पे होता है, ठीक है। इसी जनजाति में बदला विवाह भी होता है। अब समझिए इस बात को। तो अनुलोम प्रतिलोम और अंतरजाति, यहां पे अनजाति अंतर शायद मिट गया है, अंतरजाति विवाह भी होती है। ये सारी फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो यूपीपीसीएस की जब हम लोग फैक्ट्स याद कर लेते हैं यूपीपीसीएस प्री में, इसलिए मैं कहता हूं प्री और मेंस बहुत बटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप एक शॉर्ट सा न्यूज दे दूं, देखिए यूपीपीसीएस की आंसर राइटिंग जो है, यूपीएससी हिंदी जो डेली आंसर राइटिंग बैच है वो हमारा चल रहा है, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग बैच हमारा चल रहा है और ये बैच अभी 10 दिसंबर को यानी कल से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस बैच से जुड़ जाइए। डेली आंसर राइटिंग करिए। डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से ही आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, समयबद्ध तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं और उसमें बेहतरीन गुणवत्ता, हम लोग कह सकते हैं कि गुणात्मक गुणवत्ता आप में तभी आएगी जब आप लोग नियमित उत्तर लेखन करेंगे। नियमित उत्तर लेखन का अभ्यास के माध्यम से ही आप मेंस परीक्षा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस अब इतना आसान नहीं है जितना पहले था। पहले फैक्ट को याद करके, घटना चक्र याद करके मेंस भी निकल जाया करता था, लेकिन अब वो दिन लद गए, ठीक है। वो दिन 2017 में ही लग गए। 2017 तक इस माध्यम से जो जो लोग पास हो गए वो लोग जाके आरती उतारे, ठीक। इसके बाद से दिन लग गए हैं, अब ऐसे लोग चयनित नहीं होंगे। एसडीएम बना तो दूर की बात है, ठीक है। आंसर राइटिंग बेस से आप लोग जुड़ने के लिए एक कॉन्टैक्ट है 8840751912।
इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर देना है, आपको इससे रिलेटेड जानकारी दे दी जाएगी। और पूरे एक महीने जो न्यू स्टूडेंट है केवल उन्हीं की 1200 रुपये फीस लगती है, वरना आप जब अगले महीने ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस 1000 रुपये हो जाएगी। यानी 1000 इसमें ओल्ड स्टूडेंट की फीस होती है और न्यू स्टूडेंट की फीस इसमें 1200 होती है। ध्यान देंगे, पूरे एक मंथ हम लोग इसमें आंसर राइटिंग कराते हैं डेली 2 क्वेश्चंस के माध्यम से। प्रॉपर आपको मॉडल आंसर मिलता है इसमें। आपकी कॉपी विद इन 24 आवर, मैक्सिमम किसी किसी दिन 48 आवर भी हो जाता है। आपकी कॉपी चेकिंग कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, चेकिंग कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जिस क्वेश्चंस में चैलेंज होता है उसके लिए हम लोग प्रॉपर सभी लोग के लिए रहता है, तो यूट्यूब वीडियोस पे चर्चा कर देते हैं, नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट करके उनको उस चीज को समझा दिया जाता है अगर लगता है इंडिविजुअल समस्या है और कुछ जानना चाह रहे हैं वो, तो ठीक है। अब इसकी इन सभी की फीस केवल इसी 1000 रुपए में 1200 रुपए में शामिल किया गया है। पहले एक ही बार केवल आपको 1200 देना, फिर आपको 1000 ही देना है, ठीक है। इतनी कम शुल्क के हम लोग आपको आंसर राइटिंग कराते हैं। हिंदी माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम में देखेंगे, इससे सस्ती आंसर राइटिंग कहीं नहीं चलती होगी, इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, यूपीपीएससी प्री का भी ध्यान देंगे। यूपीपीएससी प्री के भी यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लिए। आपके दोस्तों में से या आप जो भी लोग 2022 दे रहे हैं वो लोग टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर उनको संपर्क करना होगा, ठीक है। तो ये जो प्री से रिलेटेड यूपीपीएससी से रिलेटेड जानकारी थी जो आपको दे दिया गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब सुनिए, जब आप लोग क्या करते हैं कि 20 शब्द आप लोग इंट्रो पे दे देंगे, तो आप लोग कंक्लूजन पे कितना शब्द देंगे, कम से कम 20 शब्द तो कंक्लूजन पे भी देंगे, 20 शब्द। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन विशेषताओं पे आधारित है। फिर भी आप लोग दिखा देंगे कंक्लूजन में कि भैया ये जो समस्याएं हैं XYZ जनजातियों की, इनसे निजात पाकर या इनसे निजात पाने के लिए इस प्रोसेस पे, यानी इस ABC योजनाओं को या इन ABC तरीकों को फॉलो करके जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। इसी आधार पे आप लोग कंक्लूजन बना दीजिए, मुख्य धारा में शामिल कर, क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं कि मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है, मुख्य धारा में शामिल होने का मतलब ही हो गया कि जनजातियों का सशक्तिकरण हो गया, जनजातियों का सशक्तिकरण हो गया, ठीक है, जनजातियों का सशक्तिकरण हो गया। अब बात आती है कि भैया मेन बॉडी में क्या लिखेंगे। मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी जाहिर सी बात है कि 4 भाग है यहाँ पे। अगर किसी के बारे में आपको केवल 2-2 फैक्ट याद है, 2-2 फैक्ट याद है, तो भी आप इजिली 80 शब्द तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पास शब्द कितना बचा, 20 यहां खर्च, 20 की कड़ी में यहां खर्च, आपके पास 80 से 90 वर्ड शब्द ही बच रहे हैं। आप समझिए, देखिए आंसर जैसे ही आप ब्रेक करते हैं, आंसर कितना आसान बन जाता है आपको। और इन सभी के बारे में कम से कम एक फैक्ट हम लोग क्या करते हैं, कम से कम एक फैक्ट प्री के बारे में जानते हैं, प्री की वजह से जानते हैं। मेंस के बारे में एक चीज कॉमन सेंस लगाना होता है। कभी कभी मेंस में आंसर राइटिंग को जरूरी नहीं, को याद रहे तभी लिखेंगे। अच्छा, हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो जनजातीय समुदाय होती हैं वो प्रकृति प्रेमी होती हैं, प्रकृति प्रेमी होती हैं। इनकी जो पूजा पाठ विधि है वो भी देखेंगे प्रकृति से रिलेटेड होती है। नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, ठीक है, यही सब ये पूजा करते हैं। इनकी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकृति पूजा के समय इनकी जो भोजन सामग्री है वो भी डायरेक्टली प्रकृति से लेने की कोशिश करते हैं, भोजन सामग्री, ठीक है। जो उपजाएंगे वही खाएंगे, या फिर मछली पालन करेंगे, मछली खाएंगे, मछली भात, ठीक है। तो यही इनका मुख्य भोजन में मछली भात ही इनका फेमस होता है, ठीक है। क्योंकि चूंकि ये स्थानांतरित कृषि करते हैं तो चावल इजिली हो जाता है, और गेहूं में तो इनको प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन चावल हो जाता है। और मछली तो इनका पेशा ही है, तो मछली पा जाते हैं। तो ये 2 चीज तो कम से कम सब लोग जानते ही हैं। और एक तो क्या है कि इनकी स्पेशल संस्कृति होती है, इनकी स्पेशल संस्कृति होती है जो कि हिंदू धर्म से मिलती जुलती है, लेकिन स्पेशली हिंदू धर्म की टाइप की नहीं होती है। इन्हीं 3 पद्धतियों के आधार पे आप लोग एक एक पॉइंट चाहिए तो सबकी बना सकते हैं, चाहे आपको याद रहे या ना याद रहे, ठीक। आपका आंसर पूरा आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी याद होगा तो इन्हीं 3 पद्धतियों के हिसाब से, इन्हीं 3 पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग एक एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं और आपका आंसर पूरा आ जाएगा। एक एक पॉइंट तो हम लोगों ने प्री में शुरू में ही बताया कि थारू के बारे में हम लोग पढ़ते, दिवाली को शोक के रूप में बनाते हैं। खेरवार के बारे में हम लोग पीटी में ही पढ़ते भैया कि इनकी लैंग्वेज कर्कश होती है। महिगिरी के बारे में हम लोग पीटी में ही पढ़ते कि भैया ये मुस्लिम धर्म के फॉलोवर्स होते हैं, या मुस्लिम धर्म से इनकी जो पूजा पाठ के तरीके या जो जीवन शैली है वो मिलती है। बुक्सा के बारे में हम लोग पढ़ते कि भैया इनके यहाँ अनुलोम प्रतिलोम, अंतर्जातीय विवाह या बदला विवाह टाइप की चीजें बुक्सा जनजाति में होती है, सब प्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेंस के लिए केवल एक ही पॉइंट बचाना भैया, एक एक पॉइंट और ऐड कर दिया तो हमारा मेंस का आंसर हो गया पीटी के ही नॉलेज से।
समझ गए? इसी के लिए पीटी और मेंस बटा नहीं है। अब हम लोग अपने आंसर्स पे आएंगे। देखिए मैं यहां पे आंसर दिया हुआ हूं, लिखा हुआ हूं। मैं साफ साफ क्या क्या यहां पे इंट्रो देखिए लिख रहा हूं। जो इंट्रो मैंने आपको बोला है उसी इंट्रो से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए भारत में जो कुल अनुसूचित जनजाति हैं उनकी संख्या का 1.09% यूपी में निवास करती है। ओवरऑल जो इंडिया की पॉपुलेशन है एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की। अगर हम लोग स्पेशली यूपी में देखेंगे तो यूपी में 2011 की जनगणना कहती है कि इनकी संख्या यूपी की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 0.6% है, 1% से भी कम निवास करती है। देश के हिसाब से 1% से ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअली 0%, 0.6% है। इसी को मैंने बोला ही था, आप लोग इंट्रो याद कर जाइए, इसका इंट्रो याद कर जाइए। जनजातियों से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए यूपी से, आप यही इंट्रो बनाएंगे। यूपी की जनजातियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही इंट्रो आपको बनाना है, याद कर जाइए इसको। अब मैंने बोला थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में एक चीज जानता हूं कि भैया ये जो सेकंड लास्ट फैक्ट है ये सबको प्री में ही पता है, ये प्रीलिम्स की नजर से भी इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, जिनको नहीं पता था वो लोग समझ जाएंगे, प्रीलिम्स की भी नजर से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और मैंने पहले बोला कि इनकी अलग ही प्रकृति प्रेमी होते हैं और प्रकृति से रिलेटेड इनकी खान सामग्री होती है। तो चावल के ये मुख्य इनका भोजन होता है, चावल। इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब तराई क्षेत्रों में बस याद रखिए कि तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र की एक दो जिलों का नाम आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के लिखिए, सीधे लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्राय ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, किसी को बहराइच याद होगा बहराइच लिख देगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 5 जिलों का आप नाम लिखिए। अच्छा, जनजातियों का प्राय क्या होता है कि डेवलपमेंट वैसे भी कम होता है, लेकिन इनकी वैसे भी कद में छोटे होते हैं और इनकी स्पेशल विशेषता तो ये पीत वर्णी होते हैं, यानी पीले कलर के होते हैं। ठीक है, पीत वर्णी भी इनकी एक स्पेशल विशेषता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्पेशल विशेषता है। अब ये चीज मेरा मानना है, जब मेंस के आंसर लिखिए तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि एक अलग सी खूबी है। महादेव के पक्के वाले भक्त होते हैं, महादेव के पुजारी। ठीक है, यानी हिंदुज्म को फॉलो करते हैं थारू। तो थारू जनजाति के बारे में 3-4 चीज आप लोग लिखेंगे, आंसर आपका हो गया। बुक्सा पे हम लोग आएंगे। बुक्सा के बारे में ये चीज हम लोग क्या होता है प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं। बाकी अगर हम लोग इनकी पर्सनालिटी पे देखेंगे तो कद में ये भी छोटे होते हैं, और कद में ही नहीं इनकी आंखें भी छोटी होती हैं, और नाक छोटी होने की बजाय चपटी हो जाती है। ठीक है, सब छोटी नहीं, कुछ चपटी भी होती है। और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, बुक्सा के बारे में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लोकेशन बेस्ड, कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। ये प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, प्री में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्री में बन सकते हैं। आरओ में तो एकदम बन सकता है, यूपी आरओ वगैरह में तो एकदम आ सकता है। ठीक है, कि इसी टाइप का चुतियापा टाइप का फैक्ट पूछते भी आए लोग। महिगिरी जनजाति के बारे में हम लोगों ने बोला क्या कि एक फैक्ट हम लोग प्री में पढ़ते ही हैं। ये फैक्ट क्या है, हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। दूसरी मैंने पहले बोला कि इनकी खान सामग्री क्या होती है, प्रकृति से रिलेटेड होती है। तो मत्स्य पालन इनका प्रमुख पेशा है और यही इनका भोजन का हिस्सा है। इसके साथ भात खा लेंगे, और ये भी बिजनौर जिले में ही पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 मुख्य जनजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक का नाम है बुक्सा और दूसरे का नाम है महिगिरी। लास्ट में लोग लेंगे खेरवाड़ जनजाति। ठीक है, तो ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ये प्री के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हालांकि नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, आरो पूछ सकता है। हिंदू धर्म की ये भी फॉलोवर है, हिंदू धर्म की फॉलोवर है। ठीक है, प्रकृति पूजक तो लगभग सभी होती है, ये भी है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इनकी लैंग्वेज बहुत कर्कश होती है। कारे, तोर, मोर, केकर, यही टाइप की इनकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में जब गांव पे पलते हैं तो यही हमारी भी भाषा होती है। कर्मा नृत्य इनकी प्रमुख विशेषता है, इनके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। यह भी प्रीलिम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के नजरिए से। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं जनजातियों के बारे में उत्तर प्रदेश के, जो आपको याद करना है। ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूड क्या करना है कि भैया क्या है कि चूंकि इनके जो सांस्कृतिक गुण होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये कर्मा डांस करेंगे, ये इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इनमें जो शादी विवाह की पद्धति है वो डिफरेंट है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, दिवाली को लोग एंजॉय करेंगे, शोक मनाएंगे। तो ये सारी क्या, ये पीतवर्णी होते हैं। तो चूंकि इनकी एक विशिष्ट शैली ही है, जीवन शैली है, यही कारण क्या है, यानी ये सामाजिक विलगाव का सामना करेंगे। ठीक है, सामाजिक विलगाव क्या होगा, सामना करेंगे। और जब सामाजिक विलगाव का सामना करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि इनके सशक्तिकरण में ये समस्या बनेगी। सामाजिक विलगाव ही क्या होगा, इनके सशक्तिकरण में समस्या बनेगी। यानी इनका सशक्तिकरण कब संभव होगा, जब सामाजिक लगाव में वृद्धि की जाए, यानी कनेक्टिविटी में वृद्धि कराई जाए।
कनेक्टिविटी में वृद्धि करा जाए, और इनके इनकम में वृद्धि करा दी जाए, इनके इनकम में वृद्धि करा दी जाए, तो भी क्या होगा, ये मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। देखिए, सामाजिक विलगाव को हमको दूर करना होगा और उनको फिर मुख्य धारा में शामिल करना होगा। तो क्या करिए कि भैया ऑलरेडी गवर्नमेंट योजनाएं चल रही है। एक एग्जांपल लिख दीजिए, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जो एसटी कैटेगरी के उद्यमी हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको सहूलियत, संस्थागत ऋण की व्यवस्था सुलभ कराई जा रही है। अब जब ये इनके में इनकम होगी तो ऑटोमेटिक मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इन सब चीजों का क्या होगा, आपको प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। तो ये था आपका वो आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगी। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।